Hello students, welcome to Fugue Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 15 of economics, that is balance of payment. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली आज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं हमें उनको एक्सप्लेन करना है। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, सबसे पहला कंपोनेंट जो करंट अकाउंट के अंदर आता है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, विजिबल ट्रेड भी कहते हैं और मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन ट्रेड मोस्टली इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और विजिबल आइटम। यानी फॉरेन ट्रेड में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे ज्यादा उसमें मोस्टली कौन से आते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही आते हैं, या फिर एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ visible item. Payment for the import of visible items or goods is recorded on the debit side and receipt from the export of visible item is recorded on the credit side of the balance of payment account. है ना। तो यहाँ पे जैसे बताया कि पेमेंट अगर हम कुछ भी करते हैं, इंपोर्ट करते हैं यूजुअली किसी भी विजिबल आइटम की, है ना, मतलब इंपोर्ट का मतलब आप बाहरी कोई कंट्री से गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो डेबिट साइड पे जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर कोई रिसीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीट यानी कोई इनकम आपको मिल रही है, रिसीट अगर आपके पास आ रही है वो किस तरीके से आएगी, कोई एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आएगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर of the balance of payments account. The balance of the visible export and import of goods is called balance of trade or trade balance, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैलेंस होता है इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, यानी कि हम जो पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम विजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं या फिर कहते हैं हम इसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड यानी कि क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अलग होता है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है वो है क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकंड आता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि इनविजिबल ट्रेड। It is also known as invisible trade because the services being intangible cannot be spotted moving across the border. यानी कि इसको invisible trade इसलिए बोलते हैं because services जो है वो intangible होती हैं और उनको spot नहीं किया जाता जब वो move कर रही होती है एक border के उस पार। For example, insurance and banking. The balance of invisible trade, that is export minus import, is known as the balance of balance of invisible trade, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी balance of invisible trade होता है वो कैसे निकालते हैं, exports में से माइनस कर लेते हैं imports और इसी को हम क्या बोलते हैं, balance of invisible trade. The payment of services are recorded on the debit side and receipts on the credit side. जो भी हम पेमेंट करते हैं यहाँ पे सर्विसेज के लिए हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, डेबिट साइड पे, और जो भी आप रिसीट्स यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के। सर्विसेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। सर्विसेज जो है उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, मेनली बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग। ये 3 तरह की सर्विसेज हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यूनिलैटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि यूनिलैटरल यानी वन साइडेड या फिर अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से और अब्रॉड तक जो भी ट्रांसफर करते हैं वन साइडेड, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस। दिस ट्रांजैक्शन अकर बिटवीन अ रेसिडेंट एंड अ नॉन रेसिडेंट इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। यानी कि एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट्स के बीच में ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं किस फॉर्म में, गिफ्ट्स, ग्रांट्स और डोनेशंस के फॉर्म में। इट इंक्लूड्स ऑफिशियल ट्रांसफर्स लाइक ग्रांट्स इन कैश एंड डोनेशंस, यानी कि ऑफिशियल ट्रांसफर आते हैं जैसे ग्रांट्स हो गए जो भी आपने रिसीव करे कैश में, और डोनेशंस हो गए। These are one-sided transaction and are commonly named transfer for free, है ना। तो इनको ये one-sided transaction होते हैं और उनको हम नेमली करते हैं क्या, ट्रांसफर फॉर फ्री, क्योंकि आप इसके बदले में जो है कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे होते हैं इन रिटर्न। दीज आर पेमेंट्स एंड रिसीट्स दैट अकर विदाउट रिसीविंग एनी इन काइंड सर्विस, यानी कि ऐसे पेमेंट्स और रिसीट्स हैं जो बिना किसी भी आप कोई सर्विस बिना लिए इसको रिसीव कर रहे हैं। इट इज जनरली कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इनविजिबल इन द बीओपी अकाउंट, और यूजुअली ये इनविजिबल आइटम्स का ही पार्ट में कंसिडर किया जाता है बीओपी अकाउंट के अंदर। द रिसीट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट ऑन द डेबिट साइड, यानी कि जो भी आप रिसीट यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर रिसीव करेंगे उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, और जो भी आप पेमेंट करेंगे इस ट्रांजेक्शन के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ बीओपी। और फोर्थ आता है हमारा करंट अकाउंट के अंदर इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो भी आप इनकम रिसीट्स रिसीव कर रहे हैं टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इनकम किस तरीके इनकम, यानी यूजुअली आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने किए हैं बाहर कोई फॉरेन में, और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी आपको पैसा मिल रहा है, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, तो वो करंट अकाउंट के अंडर में ही आएगा।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन। सबसे पहला जो आता है कैपिटल अकाउंट के अंदर कंपोनेंट वो है बोरोइंग एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग्स मतलब पैसा किसी से बोरो करना, लोन लेना, और लेंडिंग्स यानी कि लोन देना। किसको? अब्रॉड से आप लोन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, या फिर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, दोनों केसेस पॉसिबल है। द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग फ्रॉम द अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एक्सेट्रा। यानी कैपिटल अकाउंट के अंदर सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड है किससे? बोरिंग से, जहां पे आप पैसा गवर्नमेंट से ले रहे हैं या गवर्नमेंट को दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। द रिसीट एंड रिपेमेंट ऑफ सच लोन्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी। यानी जो भी रिसीट और पेमेंट है जो भी हम रिसीव करते हैं यहाँ पे, उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं बीओपी के। सिमिलरली ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू लेंडिंग टू अब्रॉड, यानी यहाँ पे देखें जो भी जितनी भी तरह की बोरिंग्स है, किसी भी तरह की बोरिंग जो होगी वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी? वो आपकी आएगी क्रेडिट साइड पे बीओपी के। सिमिलरली अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है जहाँ पे आप पैसा लेंड कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? डेबिट साइड ऑफ द बीओपी में। Similarly, all the transactions related to lending up to the abroad by the government and private sector are included in the capital account. These transactions are recorded on the debit side of the BOP, है ना। और ये जो lendings वाले ट्रांजेक्शन होते हैं इनको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड के अंदर, या अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ पे हो रहा है। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट यानी कोई कैपिटल क्रिएशन एक्सपेंडिचर आपने किया, उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट यूजुअली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप ले सकते हैं, कोई इसने इंडियन कंपनी में करा, रियल एस्टेट में करा, या कोई भी शेयर्स वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करा। दीज ट्रांजेक्शंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी एज दीज ट्रांजेक्शंस ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री। अगर कोई बाहर से कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है पैसा आपकी कंट्री में, तो इन ट्रांजेक्शंस को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपसे जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है अभी कंट्री के अंदर आया है। बिसाइड इट आल्सो इंक्लूड्स ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंडियन रेसिडेंट इन शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनीज, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे वो इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं जो इंडियन रेसिडेंट्स करते हैं बाहर की कंट्री में, बाहर के शेयर्स में, और इनको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, बिकॉज यहाँ पे जो कैश है वो बाहर गया है ना। दीज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बीओपी एज द रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जिससे क्या होता है? आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में। पहला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign direct investment यानी FDI। FDI consists of purchase of an asset which gives direct control to the buyer over the asset, यानी कि वो purchase of asset यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है उस बायर को जो भी उस एसेट को खरीद रहा है। जैसे एग्जांपल फॉर परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, है ना। किसी ने भी लैंड, बिल्डिंग वगैरह खरीदी तो वो किसके अंदर आता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है, जहाँ पे जो परचेजर है उसको फुल कंट्रोल मिल जाता है, डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है उस एसेट के ऊपर। दूसरा है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ द परचेज ऑफ एन एसेट दैट डज नॉट गिव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एसेट टू द परचेजर, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ शेयर्स। पोर्टफोलियो ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, है। तो दो तरह के होंगे, एक जहां पे आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है उसको आप बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी एसेट में लेकिन आपको डायरेक्ट कंट्रोल उसके ऊपर कोई नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपको उसकी कंपनी की जो है फुल ओनरशिप नहीं मिलेगी अगर आप कोई स्मॉल परसेंटेज शेयर्स को परचेस करेंगे। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके अंदर सारे के सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक आर नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक के पास, उनको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इफ देयर इज अ चेंज इन द रिजर्व इट सर्व्स एज द फाइनेंसिंग आइटम इन द इंडियंस बीओपी। अगर कोई भी चेंज होता है रिजर्व में तो वो कैसे सर्व करता है? वो एक फाइनेंसिंग आइटम की तरह आता है इंडिया के बीओपी में। Hence, any withdrawal from the reserve is recorded on the credit side of the BOP। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उसमें से अगर आपका पैसा यानी गवर्नमेंट जो है अगर पैसा उसमें से विड्रॉ करती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जब भी हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं उसको हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नहीं, पैसा गवर्नमेंट जो है बचा के रखती है यूज करने के लिए, और जब भी पैसा विड्रॉ करेगी तो वो क्रेडिट साइड ऑफ द बीओपी में आएगा। और कोई भी एडिशन होगा, एनी एडिशन टू द रिजर्व इज रिकॉर्डेड on the debit side of the BOP. Also, any change in the reserve is recorded in the BOP account and not in the reserves, है ना। तो कोई भी चेंज होता है अगर यहाँ पे रिजर्व्स में तो उसको हम रिजर्व अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंशिएट करें। पहले हम मीनिंग देखते हैं क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द आउटसाइड वर्ल्ड
ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज क्वार्टर और अ ईयर। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन है जहां पे किसके बीच में, एंटिटीज ऑफ वन कंट्री एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री की एंटिटी और बाकी पूरी की पूरी दुनिया के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, हम उसको बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड यूजुअली ये एक साल के दौरान होते हैं। वहीं पे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो काफी एक नैरो टर्म है, वो काफी सिंपल मीनिंग है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर टू डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। कंपोनेंट्स की अगर बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। क्या क्या आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स और कैपिटल ट्रांसफर। वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसमें इंक्लूड होता है क्या, सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम। रिकॉर्ड की अगर बात करें, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी सारे के सारे वो ट्रांजेक्शन जो कैपिटल नेचर होता हो, कैपिटल नेचर होता हो मतलब कि एसेट और लायबिलिटी को अगर वो इफेक्ट कर रहे हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। और बीओटी में अगर हम बात करें तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन गुड्स के ही रिगार्डिंग होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ गुड्स है ना, यानी कि यहाँ पे गुड्स तक ही लिमिटेड रहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट अगर हम कैपिटल ट्रांसफर्स की अगर बात करें, कैपिटल ट्रांसफर ट्रांजेक्शन, तो ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीओटी के रिगार्डिंग ही रिकॉर्ड होता है। स्कोप के बारे में बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर स्कोप एंड इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक वाइडर कंसेप्ट है और उसके अंदर यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। वेयर एज बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर बात करिए तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है और वो किसका पार्ट है, वो हिस्सा है किसके, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का। इकोनॉमिक व्यू की बात करिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पूरी की पूरी कंट्री की क्लियर इमेज बता सकता है, क्लियर व्यू बता सकता है उसकी इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में। वहीं पे अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गिव्स अ पार्शियल व्यू ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि वो सिर्फ एक आधा अधूरा व्यू ही बताएगा आपको किसी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में। रिजल्ट्स के बारे में बात करें, बोथ रिसीट एंड पेमेंट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट टैली, यानी कि जो दोनों की रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो है वो दोनों के दोनों टैली करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पर बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है द रिजल्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस, ये तीन चीजें हो सकती हैं, या तो फेवरेबल हो यानी कि वो आपका सरप्लस में हो, अनफेवरेबल यानी डेफिसिट में हो, और बैलेंस हो यानी कि इक्वल हो। और सेटलमेंट की अगर बात करिए, अगर मान किसी केस से बीओपी अनफेवरेबल हो जाता है तो अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी सेटल्ड आउट विद फेवरेबल बीओटी, है ना। तो जो अनफेवरेबल बीओपी है उसको हम फेवरेबल बीओटी से सेटल नहीं कर सकते, बिकॉज बीओपी एक वाइडर कंसेप्ट है बीओटी के कंपैरिजन में। और वहीं पे अगर अनफेवरेबल बीओटी आता है तो अनफेवरेबल बीओटी कैन बी सेटल्ड आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। करंट अकाउंट रिफर टू द अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन दैट रिलेट टू द एक्चुअल रिसीट एंड पेमेंट ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी करंट अकाउंट पर क्या होता है, जिसके अंदर हम सारे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड होते हैं, किसमें, विजिबल आइटम्स में, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। और कैपिटल अकाउंट की अगर वही बात करें तो कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पे, एसेट्स और लायबिलिटी में किसी भी कंट्री या गवर्नमेंट में विद रिगार्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करिए, अंडर दिस अकाउंट दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द एसेट और लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री विद रिगार्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है किसी भी कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी में विद रिगार्ड टू आउटसाइड वर्ल्ड। वेयर एज कैपिटल अकाउंट के अंदर अंडर दिस अकाउंट दोस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हिच हैव एन इंपैक्ट ऑन द एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री विद रिगार्ड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जिस पे एसेट और लायबिलिटी पे क्लियर इंपैक्ट आता है किसी भी कंट्री के। इन्फ्लुएंस की अगर बात करिए तो इट अफेक्ट्स द करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, यानी कि जो कंट्री करंट लेवल ऑफ इनकम होता है ये उसको इफेक्ट करता है। और वहीं पे अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इट अफेक्ट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री, यानी कि ये इनकम को इफेक्ट नहीं करता बल्कि ये कैपिटल मार्केट को इफेक्ट करता है। कंसेप्ट की अगर बात करिए तो करंट अकाउंट इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो करंट अकाउंट जो है एक समय के दौरान जो है मेजर किया जाता है, इसलिए ये एक फ्लो कंसेप्ट है। और वेयर एज कैपिटल अकाउंट इज स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल अकाउंट जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है, इसको एक समय के एक पॉइंट के पे मेजर किया जाता है। डील्स विद की बात करें तो इट डील्स विद रिसीट एंड पेमेंट ऑफ नॉन कैपिटल गुड्स, यानी यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट जो हम डील करते हैं वो नॉन कैपिटल गुड्स की करते हैं, वो गुड्स जो नॉन कैपिटल इन नेचर में। एंड वेयर एज इन कैपिटल अकाउंट इट डील्स विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर रिसोर्स यूजेस, यानी कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जैसे कि बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स और उनके इस्तेमाल से यहाँ पर डील किया जाता है।
डेफिसिट की अगर बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट मीन दैट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और अकाउंट डेफिसिट की अगर बात की जाए, करंट अकाउंट डेफिसिट मीन दैट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इज लेस देन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी करंट अकाउंट कब डेफिसिट में आता है, जब इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो कम होता है, इनफ्लो ऑफ जो फॉरेन करेंसी वो कम हो किससे, हमारे आउटफ्लो से। जब यानी कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं किसी कंपैरिजन में इंपोर्ट्स में, तब करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में आता है। Whereas अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कब आता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट मींस दैट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ लेंडिंग अब्रॉड। यानी कि आपका जब इन्वेस्टमेंट्स कम पड़ जाते हैं जो भी आपने बाहर से रिसीव करे हैं किसके कंपैरिजन में, लेंडिंग के कंपैरिजन में, तब हम बोलते हैं करंट अकाउंट किसमें आ गया, डेफिसिट में आ गया। कंपोनेंट्स एंड फॉर्मूले की बात करें तो करंट अकाउंट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड प्लस करंट ट्रांसफर्स। वेयर एज कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें तो बोरिंग एंड लेंडिंग to and from abroad plus investment to and from abroad plus change in foreign exchange reserve। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस क्या होता है? It is a favorable situation when the country's export is more than its import. The country can create more capital to pay for its domestic productions. An increase in the level of production it will ultimately help in the short run growth of the country। यानी कि ये favorable situation होती है जब BOP एक सरप्लस में होता है। इसका मतलब क्या है, ये कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है उसके इंपोर्ट से, और कंट्री जो है वो ज्यादा कैपिटल क्रिएट कर रही है जितना वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शंस के लिए पे करती है। एंड इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली हेल्प इन शॉर्ट रन ग्रोथ। और इसका मतलब अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा तो कंट्री के शॉर्ट टर्म ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। अंडर दिस पेमेंट मेड बाय द कंट्री इज सर्टेनली लेस देन द रिसीट्स एंड रिसीव्ड बाय द कंट्री। यानी पेमेंट जो कंट्री ने जो भी करी वो साल के दौरान वो सर्टेनली कम है किससे, जितनी उसने रिसीट जनरेट करी है। दिस मीन्स दैट अ कंट्रीज फॉरेन करेंसी इनफ्लोज एक्सीड इट्स आउटफ्लो विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि इनफ्लो जो है क्लियरली यहाँ पे एक्सीड कर रहा है किसको, आउटफ्लो को, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। इन सिंपल वर्ड क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड ना, और सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो क्रेडिट जो है वो ज्यादा है किससे, डेबिट से। बैलेंस इज इन सरप्लस व्हेन, अब कब होगा बैलेंस सरप्लस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट रिसीट्स इज ग्रेटर देन करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट पेमेंट। यानी दोनों के दोनों साइड से करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की रिसीट्स, यानी कि ये वाला साइड आपको कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये ज्यादा है किससे, अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के पेमेंट से, यानी कि डेबिट साइड से क्लियरली ज्यादा है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, जिसमें क्रेडिट साइड में ये चीजें आती हैं और डेबिट में ये चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल इफ एक्सपोर्ट इज 500 लाख एंड इंपोर्ट इज 250 लाख देन देयर इज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ 250 लाख, है ना। सिंपल एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट 500 लाख का है और इंपोर्ट 250 लाख का है तो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस कितने का आया हमारे पास, 250 लाख का आया। ये बात करते हैं व्हाट इज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस पेमेंट डेफिसिट कब होता है, इट इज एन अनफेवरेबल सिचुएशन व्हेन द कंट्रीज इंपोर्ट इज मोर देन इट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि ये कैसी सिचुएशन होती है, एक अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, और इसका मतलब जो कंट्री के इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है किसी कंट्री के एक्सपोर्ट से। इट मींस दैट अ कंट्री इज स्पेंडिंग मोर मनी देन इट अर्न्स, यानी कि वो जितना कमा नहीं रही उससे ज्यादा वो खर्च कर रही है। इन दिस केस इट हैज टू बोरो पे फॉर इट्स इंपोर्ट, यानी कि इसके लिए इस केस में क्या होता है, एक कंट्री को पैसा बोरो करना पड़ता है अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, अपने इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए। दस इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी, और इस केस में इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। अंडर दिस पेमेंट मेड बाय द कंट्री इज सर्टेनली मोर देन द रिसीट्स एंड रिसीव्ड बाय द कंट्री। यानी यहाँ पे जो पेमेंट करेगी कंट्री ने वो क्लियरली ज्यादा है किससे, जितनी उसने रिसीट्स जनरेट करी है उससे। दिस मीन्स दैट अ कंट्रीज फॉरेन करेंसी आउटफ्लो एक्सीड्स इट्स इनफ्लो विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे आउटफ्लो जो क्लियरली यहाँ पे एक्सीड कर रही है इनफ्लोस को। इन सिंपल वर्ड क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट जो है वो कम है डेबिट साइड के, जो कि कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्रेडिट साइड में आपका आएगा करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट टोटल रिसीट्स, यानी कि आप कहोगे क्रेडिट जो कि क्या है, कम है किससे, आपके करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट टोटल पेमेंट जो कि आपका डेबिट साइड। ओके, एग्जांपल के तौर पे एक्सपोर्ट्स आपके 150 लाख रुपीस है और इंपोर्ट्स आपके 250 लाख रुपीस है। आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा जो डिफरेंस आता है यहाँ पे 100 लाख रुपीस का आता है, जो कि ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में डिफरेंशिएट करना। पहला बेसिस देखते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स में क्या होते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स मीनिंग पे देखते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अकर ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव्स और आर डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम। यानी वो आइटम्स या जिनका इकोनॉमिक मोटिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। वेयर एज अकोमोडेटिंग आइटम्स की अगर बात करते हैं तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस टू करेक्ट द बीओपी इम्बैलेंसेस, यानी वो ट्रांजैक्शंस
जो बीओपी के अंदर जो भी इम्बैलेंस आए हैं उनको करेक्ट करने के लिए किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स। दीज आर नॉट अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, और इनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। बीओपी की अगर आइडेंटिटी की बात करें, बीओपी आइडेंटिटी, दिस transaction do not help in maintaining BOP identity, they that is are not affected by positive और negative BOP, यानी कि यहाँ इनका काम BOP की आइडेंटिटी को मेंटेन करना नहीं होता बल्कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहाँ पे इन ट्रांजेक्शंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि BOP में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वेयरएज अकोमोडेटिंग आइटम की बात करें, दीज ट्रांजेक्शन हेल्प इन मेंटेनिंग BOP, यानी कि BOP को मेंटेन करने के लिए ही किए जाते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स में। इट इज अफेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव BOP, यानी कि BOP पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको बैलेंस आउट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस किए जाएंगे। अंडरटेकन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कैन अंडरटेक दिस ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो आपके ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसको कर सकते हैं। वेयरएज अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है। करंट और कैपिटल अकाउंट की अगर बात करें जाए, दीज ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस इन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दोनों करंट और कैपिटल अकाउंट नेचर के ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं। वेयर एज इन अकोमोडेटिंग आइटम्स सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट नेचर के ट्रांजेक्शंस को ही किया जाता है। ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन, ठीक है, तो ये अबव द लाइन आइटम्स भी इनको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, ऑटोनोमस आइटम्स को हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर, तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका मूवमेंट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। वेयर एज अकोमोडेटिंग आइटम्स में देखा है, दिस ट्रांजेक्शन डू नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर, यानी इन ट्रांजेक्शंस के अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कॉज ऑफ बीओपी इम्बैलेंस, क्या ये कॉज बनते हैं बीओपी इम्बैलेंस का? तो ऑटोनोमस आइटम्स कॉज बीओपी इम्बैलेंस, है ना। यूजुअली ऑटोनोमस आइटम्स ही होते हैं जिनके करंट बीओपी में कोई इम्बैलेंस आता है, यानी कि ऑटोनोमस आइटम्स जब सरप्लस में या डेफिसिट में होते हैं। और अकोमोडेटिंग आइटम्स की अगर बात करें तो अकोमोडेटिंग आइटम्स आर मेड टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम और सरप्लस एंड डेफिसिट, यानी कि ये वो आइटम्स होते हैं या वो ट्रांजेक्शन है जिनका काम ही होता है कि ऐसे ही सरप्लस और डेफिसिट को करेक्ट किया जाए बीओपी के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। जब बीओपी इक्वल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो हम उस स्टेट को क्या बोलते हैं? डिसइक्विलिब्रियम, जो कि दोनों सरप्लस और डेफिसिट हो सकते हैं, कॉज्ड बाय ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो जो क्वेश्चंस है मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट होता है तो अपने डाउट जो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने बाकी क्वेश्चंस को भी, बाकी चैप्टर्स को भी इसी सेम फॉर्मेट पे इस चैनल पे कवर किया है, तो आप चैनल पे आके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। And download the Future Education app today, and also don't forget to like, share and subscribe. Thank you.